Today is lecture 1 of GOC. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम GOC का पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। GOC का मतलब होता है बच्चों जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आखिर ये GOC को अलग से पढ़ाने का नीड क्यों हुआ? Why it is needed? Why it is needed? Why it is needed? ये ज़रूरत क्यों आन पड़ी कि हम GOC अलग से पढ़ें? Because there are various effects. There are various effects that are seen in nearly all chapters of organic chemistry. Organic chemistry. These all are collected and collectively called as GOC. इन सबको कलेक्ट किया जाता है और इन सबको कलेक्टिवली GOC कहा जाता है। तो GOC एक अलग से चैप्टर इसलिए बनाया गया। अगर आप ऑर्गेनिक अपने केमिस्ट्री के बुक खोलोगे NCERT तो आप देखोगे GOC की सारी बातें बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखी गई है। अगर आप बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखोगे, व्हाट इज बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें क्या क्या मिलेगा आपको उसमें IUPAC मिलेगा और क्या मिलेगा बच्चों, GOC मिलेगा और लास्ट क्या मिलेगा, आइसोमेरिज्म मिलेगा। ये तीन चीजें उसमें मिलता है। एक फिजिकल एनालिसिस मिलेगा, वो भी हम करा देंगे। ये चार बातें उसमें मिलती है। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स में रिएक्शन मैकेनिज्म को कवर अप किया गया है। तो हम रिएक्शन मैकेनिज्म करके भी एक नया चैप्टर बना रहे हैं, बन चुका है सीरीज, आप देख सकते हैं। वो रिएक्शन मैकेनिज्म जो है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ढेर सारे रिएक्शंस आते हैं। तो जो बेसिक रिएक्शन है उसका एक चैप्टर को कलेक्टिवली कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। समझ गए? तो GOC है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाई इट इज नीडेड? इट इज नीडेड बिकॉज देयर आर वेरियस इफेक्ट्स that are seen in nearly all chapters of organic chemistry. These are collected and collectively called as GOC. उन सारे चीजों को कलेक्ट कीजिए और उनको कलेक्टिवली कहते हैं GOC। तो हमें बच्चों GOC में पढ़ना क्या क्या है इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ना क्या क्या है, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। ओके, what we have to study in GOC, general organic chemistry। देखिए GOC में हमें पढ़ना है सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट। फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस। क्या पढ़ेंगे बच्चों? रेजोनेंस। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस में क्या पढ़ेंगे? रेजोनेंस स्टेबिलिटी। और एक बात जान लीजिए, ये पूरे चीजों में हम लोग स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, एसिड स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों तो कॉमन रहेगा। मेसोमेरिक इफेक्ट के बाद बच्चों हम लोग एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई?
हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, इंटरमीडिएट्स मतलब कटायन हो सकता है, अनायन हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है, ऐसे ढेर सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट, फिर रेजोनेंस, फिर मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर रिएक्शन। ये पूरे चीजों को कलेक्टिवली हम जीओसी के अंदर में रखते हैं। हो सकता है हाइपर कंजुगेशन पहले पढ़ें या एरोमेटिक बाद में पढ़ें, ये कोई मैटर नहीं करता। इन पूरे चीजों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं बच्चों? जीओसी बोलते हैं। चलो अब हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे? वी आर गोइंग टू स्टडी इंडक्टिव इफेक्ट। क्या मैं इसे मिटा दूं? ओके इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। इंडक्टिव इफेक्ट, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? आखिर इंडक्टिव इफेक्ट है क्या? क्या है इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट होता है बच्चों पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ partial shifting of sigma electron towards more electronegative एटम। ठीक है, मान लो कि ये कार्बन लगा हुआ है, कार्बन के पास ये X है। मान लो कि ये कार्बन लगा हुआ है, इसके पास Y है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है ये चैप्टर में। मान लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर देन कार्बन। ऊपर वाले में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X का कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन से X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। नीचे वाले में मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y इज लेसर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। देखो ये एक चेन लगा हुआ है, कार्बन का RX है। पार्शियल शिफ्टिंग इंडक्टिव इफेक्ट किसमें दिखाई देगा? एक कार्बन का चेन है, उसमें कोई एक्स वाई कुछ भी एक कंपोनेंट लगा हुआ है। अगर ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी तो पार्शियल, ये क्या है? ये सिग्मा बॉन्ड है। हमेशा याद रखना, सिग्मा बॉन्ड किससे बनेगा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन से बनेगा। तो जब भी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो पार्शियल, देखो ये दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स इसके तरफ शिफ्ट होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे भाई? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? डेल्टा माइनस। इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो गए, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? डेल्टा प्लस। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया, इसको कहते हैं माइनस आई ग्रुप। क्या कहते हैं भाई? माइनस आई ग्रुप। और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इसको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्यों बोले? इसको माइनस आई ग्रुप को ही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप बोलते हैं, गरीब बोलते हैं। ये गरीब खींच लिया, ऐसा समझने के लिए कहते हैं। लेकिन ज्यादा ध्यान से देखिए, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो पूरे कंपाउंड से जहां पे बॉन्ड बन रहा है वहां का सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया। क्या मेरी बात समझ में आई? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपने जो सिग्मा बॉन्ड बना है उसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो पार्शियल चार्ज डेवलप होगा। ये बात समझ में आ गया? इसी को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इसको क्या कहते हैं बच्चों? इंडक्टिव इफेक्ट। अब मान लो
इस क्वेश्चन में देखो, इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इधर शिफ्ट होने लगेंगे, तो इस पे डेल्टा माइनस आ जाएगा, इस पे डेल्टा प्लस आ जाएगा। इसको कहते हैं प्लस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप। इसको क्या बोलेंगे? प्लस आई ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप भी बोलते हैं, रिच। जो रिच होगा वो पैसा देता है, देखो ये डोनेट कर दिया, ऐसे भी समझ सकते हैं। जो डोनेट करेगा वो प्लस, प्लस क्या होता है? डोनेशन। माइनस खींच लिया, ये क्या किया? खींच लिया। ये बात समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट हुआ वो समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गई? ओके। अब एक छोटी सी बात ध्यान रखने की है कि इंडक्टिव इफेक्ट depends on distance, मैं ये क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ना बच्चों, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगी। डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर बढ़ाओगे तो मतलब कम, मैं अभी एग्जांपल में आपको समझा दूंगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट भी कम हो जाएगी। मैं ये बात आपको समझ में आ गया ना? मैं मिटा दूं? ओके, देख लीजिए। ओके, क्वेश्चन है विच इज मोर स्टेबल। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, विच इज मोर स्टेबल। आपके पास यहाँ पे दे दिया गया FCH2 CH2 COO माइनस, या एक CH2 हटा देते हैं, B Cl CH2 COO माइनस, C Br CH2 COO माइनस। बस 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब देखो, स्टेबिलिटी बताने के लिए एक बात याद रखना कि जो चार्ज स्पेसिस होगा, चार्ज स्पेसिस लेस स्टेबल देन न्यूट्रल स्पेसिस। जो न्यूट्रल होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, पहली बात। दूसरी बात याद रखना कि चार्ज अगर रुका रहे, चार्ज अगर स्टॉप्ड रहे, रुका हुआ रहे, रुका हुआ, वो स्टेबिलिटी को घटा देगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। लेकिन चार्ज को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, क्या कर दूं भाई? डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, स्टेबिलिटी बढ़ा देगा, बढ़ा देगा। ये क्या मैं कह रहा हूं? जैसे देखो, ये माइनस है, ये रुका रहेगा तो स्टेबिलिटी घटा देगा। अब इधर साइड में जो ग्रुप लगे हैं वो सारे माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं। देखो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो खींच लेंगे, सारे माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं। तो माइनस आई ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये जो माइनस यहाँ पे लगा हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सारे माइनस आई ग्रुप है। माइनस आई का ऑर्डर मैं अभी सब लिखवा दूंगा, F का ज्यादा होता है, फिर Cl, फिर Br। तो जो ज्यादा खींचेगा वो ज्यादा माइनस को डिस्ट्रीब्यूट किया, इसलिए A B C। ये मैं ऑर्डर लिखवाऊंगा तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब है बच्चों कि अगर माइनस पे, अगर अनायन पे अगर माइनस आ जाए, माइनस आई आ जाए, अनायन पे माइनस आई आ जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। कटायन पे प्लस आई आए तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। याद रखना, माइनस पे माइनस बढ़ जाएगा स्टेबिलिटी, प्लस पे प्लस बढ़ जाएगा स्टेबिलिटी। ठीक है? अगर वाइस वर्सा करोगे, इसके इससे मेल करोगे, इसका इससे मेल करोगे तो स्टेबिलिटी घटेगी, सीधा सीधा में स्टेबिलिटी बढ़ेगी।
क्रॉस में स्टेबिलिटी घटेगी। याद रहेगा, याद रहेगा। चलो माइनस पे माइनस, मतलब कोई अनायन है उस पे माइनस आई लगा है, माइनस एम लगा है, माइनस आर लगा है, कुछ भी लगा है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर कोई प्लस है उस पे प्लस आई प्लस एम लगा है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। याद रखिएगा ये चीज को, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ मैंने बताया, ये माइनस था, यहाँ पे माइनस लगा, खींचने लगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने लगा, तो ये जो स्टॉप्ड रहता तो स्टेबिलिटी घटती। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होने लगा तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। जैसे ही ये डिस्ट्रीब्यूट होने लगा स्टेबिलिटी बढ़ गई। वैसे ही अगर यहाँ मान लो प्लस रहता, यहाँ पे कोई प्लस आई रहता तो प्लस से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अब ये प्लस आई क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो अब ये प्लस को ये न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है। जो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, जो डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा, उसमें ज्यादा स्टेबिलिटी आएगा। मेरी बात समझ में आ गई? ओके। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के ढेर सारे, माइनस आई का देखेंगे, प्लस आई का जो जो हमें पढ़ना है उसका ऑर्डर देखेंगे, फिर उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ओके बच्चों।